ठीक है वकील साहब, आप कल आ जाएं, हम बैठकर बात करेंगे। विनीता ने कह तो दिया, लेकिन वह अब भी निर्णय की स्थिति में नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में उसे क्या फैसला लेना चाहिए। मायके में कुल 4 लोग थे, माँ, पापा, बड़े भैया और वह। शादी के बाद वह अपने पति सुरेश के साथ रह रही थी। उधर बड़े भैया की शादी के बाद माँ पापा से अलग अपनी गृहस्थी बसा चुके थे। 20 साल से उसके माँ पापा छोटे से किराए के घर में अकेले रह रहे थे। तीनों एक ही शहर में रहते थे, लिहाजा मेल मुलाकात होती रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से माँ के गिरते स्वास्थ्य ने सबको चिंता में डाल दिया था। उम्र के इस पड़ाव पर पापा भी काफी असक्त हो चले थे। घर के सभी काम और माँ की देखभाल अब उनसे नहीं हो पा रही थी। पहले वह माँ पापा को अपने घर बुलाकर कुछ दिनों के लिए उनकी देखभाल कर लेती थी। उन दोनों का मन भी थोड़े दिनों के लिए बहल जाता था, लेकिन घर गृहस्थी की बढ़ती जिम्मेदारियों की वजह से अब यह संभव नहीं हो पा रहा था। वैसे भी माँ पापा को अब एक स्थायी सहारे की जरूरत थी और मायके में कोई और नहीं था। इसलिए उसने बड़े भैया अमन से बात करने का मन बनाया। देखो, अभी मेरे पास बहुत उलझने हैं। बच्चों की पढ़ाई का तगड़ा खर्च है, तो न ही मेरे पास इतना पैसा है और न ही इतनी जगह कि मैं माँ पापा को रख सकूं। हाँ, अगर तुम कहो तो महीने के कुछ रुपए मैं दे सकता हूँ, वो भी अपने खर्चे में कटौती करके। अमन ने जैसे अपने हाथ खड़े कर दिए। विनीता ने बेचारगी से कहा, भैया, बात पैसे की नहीं है। क्या आप देख नहीं रहे कि माँ पापा बिल्कुल असक्त हो चुके हैं? इस उम्र में उन्हें पैसे से ज़्यादा किसी सहारे की ज़रूरत है, और हमारे सिवा उनका है ही कौन। आप तो जानते हैं कि अभी तक मुझसे जितना बना मैंने उनकी देखभाल की, पर अब मुझ पर भी तमाम बढ़ती जिम्मेदारियों का दबाव है। अगर आप उन्हें अपने साथ रख लें तो रही पैसे और दूसरी मदद की बात, तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी और आपकी भरपूर सहायता कर सकूं। अमन ने कहा, देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति से बात कर सकता हूँ। वैसे भी जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, माँ पापा महीनों तुम्हारे घर रुकते हैं, तो अब क्या हो गया? क्या अब तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं है? भैया की इस बात से विनीता की आंखों में दर्द उभर आया। क्या ज़रूरत पड़ने पर बेटी की मदद करना माँ बाप का कोई गुनाह हो गया? उसने तो इस तरह की बातें कभी सोची ही नहीं थी। बचपन से माँ ने बड़े भैया को घर में एक विशेष दर्जा दिया। उनकी पढ़ाई, उनकी ज़रूरतें, सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक ही तय होता था, जबकि वह किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई कर लेती थी। उसे कभी किसी विशेष सहूलियत की आवश्यकता नहीं पड़ी। सालों से घर के हर छोटे बड़े फैसले में बड़े भैया की बात का सम्मान रखा जाता था। स्वयं बड़े भैया उसे कई बार कह चुके थे कि बेटा, तुम इस घर के मामलों में मत पड़ा करो, हम आपस में सब निपटा लेंगे। तुम अपना घर संभालो, इस घर और माँ पापा की चिंता हम पर छोड़ दो। तो अब क्या हो गया? अब क्यों वे अपनी ही कही बात और जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं? विनीता अब इतना समझ चुकी थी कि भैया के मुंह से निकलने वाले यह शब्द असल में भाभी के दिमाग की उपज है। सब समझते हुए विनीता ने खामोशी अख्तियार कर ली। बात आई गई हो गई, पर विनीता की चिंता दिनों दिन बढ़ने लगी। विनीता ने सोचा, सुरेश से बात करके देखूं। हो सकता है वह मेरी परेशानी को समझे। आखिर मैंने भी तो उसके घर वालों के लिए इतना कुछ किया है। क्या मेरा इस घर पर कोई हक नहीं बनता? सोचकर उसने पति सुरेश से बात करने का निश्चय किया। क्या मूर्खों जैसी बातें करती हो? अपने भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर क्यों लेना? बेटे के रहते माँ पापा
बेटी के पास रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। सुरेश ने सामाजिक मान्यताओं का हवाला देकर जैसे पल्ला झाड़ लिया। विनीता ने कहा, पर माँ पापा ने सदा ही वक्त पर हमारी सहायता की है। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। भूल गए हमारे बच्चे के जन्म पर माँ ने आकर पूरी डिलीवरी अकेले ही संभाली थी। घर के कामों के अलावा मेरे और बच्चे की कितनी अच्छे से तरह देखभाल की थी। सुरेश ने बेपरवाही से कहा, हर माँ अपनी बेटी के लिए ये सब करती ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इस एहसान के बदले हम उनकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी ओढ़ लें, वह भी उनके बेटे के होते हुए। विनीता को अब कोई हैरानी नहीं हुई। इतने सालों से साथ रहते हुए वह सुरेश को अच्छी तरह जान चुकी थी। वह जानती थी कि उसने हर मुश्किल परिस्थिति में सुरेश का साथ दिया है, लेकिन अब उसे सुरेश से कोई उम्मीद नहीं थी। अपनों द्वारा छली जा रही विनीता अब इस समय भारी उलझन में थी। अपने जन्मदाता माँ पापा की फिक्र उसे अधमरा किए जा रही थी। सपने में भी माँ पापा की चिंता उसे डराती थी। आखिरकार विनीता ने एक कड़ा फैसला लिया। समाज और रिश्तेदारों की परवाह किए बिना पास ही के एक वृद्धा आश्रम जाकर उसने माँ पापा के लिए वहाँ जगह देखी और सारी औपचारिकताएं पूरी की कर आई। मन में ज़्यादा खुशी न थी, लेकिन आत्मसंतोष था कि अब माँ पापा बेसहारा तो नहीं रहेंगे। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि माँ को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाते वक्त एक जीप ने टक्कर मार दी। माँ ने तो सड़क पर ही दम तोड़ दिया और अस्पताल पहुँचते पहुँचते पापा की भी सांसें थम गई। इस खबर ने सभी को चौंका दिया। नाते रिश्तेदारों की आंखें नम थी। भाई और भाभी फूट फूट कर रो रहे थे। सुरेश भी अपने आंसू को नहीं रोक पा रहा था, लेकिन विनीता की आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकला। परसों ही माँ पापा का अंतिम संस्कार निपटा था। बीच में वकील साहब आकर उससे मिल चुके थे। दरअसल माँ पापा की इंश्योरेंस पॉलिसी के 10 लाख रुपए विनीता को मिलने थे, क्योंकि उन्होंने उसे ही नॉमिनी बनाया था। आज माँ पापा वाले किराए के घर को खाली किया जा रहा था। वहाँ ज़्यादा सामान नहीं था, बस रसोई में कुछ बर्तन, बरसों पुराना पलंग और अलमारी। स्टूल पर रखी माँ पापा की एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें पापा के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें और माँ की भोली मुस्कान थी। विनीता ने माँ की अलमारी खोली तो उसकी नज़र माँ की पसंदीदा साड़ी पर पड़ी। यह वही साड़ी थी जो पापा ने माँ को उनकी शादी की 50वीं सालगिरह पर दी थी। लाल बूंदों से सजी सुनहरे गोटों वाली यह साड़ी माँ को अत्यंत प्रिय थी। विनीता ने साड़ी उठाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी साड़ी के तह से एक पर्ची नीचे आ गिरी। विनीता ने उसे उठाया और पढ़ा। वह माँ के हाथों लिखी एक चिट्ठी थी। प्रिय बेटी, हमारी जिंदगी की सांसें अब गिनती की है। ईश्वर के पास जाने की कितनी मोहलत बची है यह नहीं पता। बेटी, हमारी कोई वसीयत नहीं है जिसे हम तुम्हारे नाम कर सके, मगर संस्कारों की जो दौलत मैंने तुम्हें दी उसे तुमने भली भांति संजोया है। जाने अनजाने तुमने माँ की पूरी विरासत अपने भीतर संभाल ली है। इस नाते हमने तुम्हें अपनी बीमा पॉलिसी का नॉमिनी बनाया है। हमारा आशीर्वाद समझकर इस रकम को जहाँ तुम्हें सही लगे खर्च करना। सदा खुश रहो, तुम्हारी माँ। विनीता की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। माँ की ये चिट्ठी पढ़कर उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया था। माँ के इस पत्र ने जैसे उसे सही निर्णय लेने की ताकत दी थी।
वकील साहब के आने का इंतजार करते हुए विनीता ने सबके सामने यह निर्णय सुनाया कि वह बीमा की सारी रकम उस वृद्धाश्रम को दान करना चाहती है जहां उसने माँ पापा के रहने का प्रबंध किया था। उसे नहीं लगता था कि इस राशि का और कोई नॉमिनी हो सकता है। विनीता ने अपनी बात सभी के सामने रख दी थी। जब उसने कहा कि वह माँ बाबूजी की बीमा की सारी रकम वृद्धाश्रम को दान करना चाहती है, तो भाभी ने इशारों में अपनी बातें विनीता के आगे रख दी। दीदी, आप जो भी निर्णय लो, मुझे बस इतना कहना है कि माँ बाबूजी की अंत्येष्टि से लेकर सभी रस्मों तक आपके भैया ने अपने सारे फर्ज बखूबी निभाए हैं। पैसों की तंगी होते हुए भी उन्होंने हम सबकी इज्जत पर आंच नहीं आने दी और पानी की तरह पैसा बहाया है। विनीता भाभी की बात सुनकर स्तब्ध रह गई, लेकिन उसके मन में एक हलचल मच गई। उसने सोचा, ओह भाभी, तुम अब तक नहीं समझ पाई माँ बाबूजी के हृदय की पीड़ा को। उन्हें जीते जी हमसे थोड़ी सी देखभाल और अपनापन चाहिए था, न कि मरने के बाद यह दिखावा। विनीता के मन में यह स्पष्ट हो गया था कि जो कुछ भी किया गया था वह केवल समाज के सामने इज्जत बनाए रखने के लिए किया गया था। उसे अब यह सब दिखावा लगने लगा था, क्योंकि माँ बाबूजी के साथ किए जाने वाला सच्चा प्रेम और देखभाल तब मायने रखता है जब वे जीवित थे। सुरेश ने भी धीरे से कहा, देखो विनीता, जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना। आखिर यह तुम्हारे बच्चे के भविष्य का सवाल है। इससे ज़्यादा सुरेश ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी पत्नी जो भी फैसला लेगी वह सही ही होगा। वकील साहब की ओर देखते हुए विनीता ने दृढ़ शब्दों में कहा, वकील साहब, माँ बाबूजी की बीमा की सारी रकम जो 10 लाख रुपए हैं, मैं उस वृद्धाश्रम को दान करना चाहती हूँ जहाँ हर तरफ से निराश होकर मैंने उनके रहने की व्यवस्था की थी। मुझे नहीं लगता कि इस राशि के लिए इससे उपयुक्त और कोई और पात्र हो सकता है। विनीता का निर्णय सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। वकील साहब के अलावा हर किसी के चेहरे पर चिंता और असमंजस का भाव था। भाभी और अमन दोनों चुप थे, जैसे कोई प्रतिक्रिया देना अब उनके बस में ना हो। विनीता ने एक बार फिर कोने में रखी माँ बाबूजी की तस्वीर की ओर देखा। तस्वीर में माँ बाबूजी के चेहरे पर एक निर्मल मुस्कान थी, जो मानो विनीता के सही निर्णय की पुष्टि कर रही हो और उसे आशीर्वाद दे रही हो। क्या विनीता ने सही निर्णय लिया? शायद समाज के नज़रिए से देखा जाए तो इस निर्णय की आलोचना हो सकती है, लेकिन अपने माँ बाबूजी के प्रति सच्चे प्रेम और देखभाल की भावना से देखा जाए तो यह निर्णय एकदम सही था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विनीता का निर्णय सही था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।